हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम बैंकिंग के इस क्लासेस में नए टॉपिक पे बढ़ेंगे और ये जो नया टॉपिक है, कल के टॉपिक में हमने क्या देखा था, क्वांटिटेटिव अप्रोच देखा था इसके पिछले क्लासेस में। और जो क्वांटिटेटिव अप्रोच का क्या एप्लीकेशन है, इफ़ेक्ट है इन्फ्लेशन पे, और उसके नेक्स्ट क्लासेस में हमने NPA, ARC और नरसिंघम कमेटी, जो नरसिंघम कमेटी 1991 में बनी LPG के दौरान, और नरसिंघम कमेटी 1 और 2 जिसके आधार पे बैंकों का विलय हो रहा है, अधिग्रहण हो रहा है और बैंक को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ठीक, बेसल मानकों को अपनाते हुए। और इसके लिए ARC के गठन NPA के लिए, ठीक, और इसी के लिए सरफेसी एक्ट के बारे में बात तो बाद में की जाएगी। तो इतनी चीज़ों के बारे में विगत क्लासेस में हमने चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच के बाद क्वालिटेटिव अप्रोच की, RBI के गुणात्मक प्रबंधन की, ठीक। आज हम बात करेंगे RBI का गुणात्मक प्रबंधन किसके लिए? महंगाई के लिए, दैट इज क्वालिटेटिव अप्रोच। इसके पहले हमने आपको किस लिए बात किया था? इसके पहले हमने आपको बात किया था क्वांटिटेटिव अप्रोच के बारे में, ठीक है। देखिए, RBI के पास ये जो क्वालिटेटिव अप्रोच है, इसकी संख्या तो बहुत कम है। संख्या इनकी क्या है? संख्या इनकी कम है, बट और क्वांटिटेटिव अप्रोच की संख्या क्या थी? वो ज़्यादा थी। वो ज़्यादा थी इसलिए जो क्वांटिटेटिव अप्रोच था, गुणात्मक साख प्रबंधन के लिए जो टूल्स थे, क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव टूल्स जो थे, क्वांटिटेटिव टूल्स जैसे आपका CRR था, SLR था, ठीक है, रेपो रेट था, रिवर्स रेपो रेट था, ठीक है, बैंक रेट था, MSF था, ये सब की संख्या जो थी वो ज़्यादा थी और इसका प्रभाव भी क्या था? ज़्यादा था मार्केट पे। प्रभाव क्या था इसका? ज़्यादा था पूरे बाजार पे, ठीक। जबकि ये जो क्वालिटेटिव अप्रोच है, इसकी संख्या कम है और इसका जो इफ़ेक्ट, प्रभाव क्वांटिटेटिव अप्रोच के गुणात्मक प्रबंधन के कंपैरिजन में, मात्रात्मक प्रबंधन के कंपैरिजन में गुणात्मक जो प्रबंधन के जो टूल्स हैं उनका इफ़ेक्ट कम होता है, ठीक है। अब ये जो क्वालिटेटिव अप्रोच है वो क्या है? वो टारगेटेड होते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ पे टारगेट किए जाते हैं, इसलिए इनका लक्ष्य निर्धारित होता है। इसलिए हम इसे लक्षित या फिर गुणात्मक भी कहते हैं, लक्षित या गुणात्मक उपाय भी कहा जाता है, ठीक। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज लक्षित या गुणात्मक उपाय, टारगेटेड अप्रोच है इसका, ठीक। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला एक होता है, उसको कहते हैं सीमांत आवश्यकता, ठीक। क्या होता है? सीमांत आवश्यकता। पहला है सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता में क्या होता है? देखिए, सीमांत आवश्यकता में, जैसा कि आपको वर्ड से लग रहा है, इसमें RBI ये दिशा निर्देश देती है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक के पास है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किसकी? बैंक के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रिस्पेक्ट में जो धन देना है वो RBI डिसाइड करती है, ठीक। मान लीजिए बैंक के पास अगर 100 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ की सिक्योरिटीज़ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, तो RBI को प्रतिभूति है, तो RBI, बैंक क्या कहेगा? बैंक ये चाहेगा कि 100 करोड़ पे हमको पूरा का पूरा 100 करोड़ ऋण मिल जाए, पर RBI 100 करोड़ नहीं देगा। उस 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए RBI क्या डिसाइड करेगा? RBI कहेगा कि हम बस 70 करोड़ रुपया ही देंगे, ठीक। मतलब उसने एक को सीमित कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसकी मात्रा का निर्धारण कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ? मात्रा का निर्धारण हो गया। इसी को आप क्या कहते हैं? इसी को आप कहते हैं सीमांत आवश्यकता।
सीमांत आवश्यकता कहते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे मात्रा का निर्धारण कर दिया गया। 100 करोड़ के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है बैंक के पास, परंतु आरबीआई ने कहा कि नहीं, एक सीमित अमाउंट में देंगे, 70 करोड़ रुपया ही देंगे। इसका इफेक्ट क्या होगा मार्केट में? इसका इफेक्ट ये होगा कि मार्केट में, बाजार में पैसे की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो परंतु और बैंक को भी ये चाह है कि भाई उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए ऋण अपने जनता को, अपने ग्राहकों को दे, ठीक, जिससे इंटरेस्ट के रूप में उसे इसकी कमाई हो। परंतु यहाँ पे चूंकि ये इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीमित कर दिया मात्रा को, इसके कारण हम इसको सीमांत आवश्यकता कर रहे हैं, तो इसका बाजार पे क्या इम्पैक्ट करेगा? बाजार पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि बाजार में मांग, इम्पैक्ट क्या होगा इसका? प्रभाव क्या होगा? प्रभाव यही होगा कि बाजार में मांग तो ज़्यादा है, ठीक ठीक, पैसों की मांग ज़्यादा है, बट क्या होगा कि पैसों की सप्लाई उतनी हो नहीं रही है। यहाँ पैसों की, ऋण की उपलब्धता क्या होगी? वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब ऋण की उपलब्धता कम हो जाएगी, देन फाइनली क्या हो जाएगा कि टोटल का टोटल पैसा नहीं है, ऋण की उपलब्धता कम हो गई, पैसा मिला नहीं, तो फिर मांग में कमी आ जाएगी, मांग में कमी आई आएगी, और इसका रिजल्ट क्या होगा? महंगाई अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा, कीमत जो होती है वो कम हो जाएगी। कुल मिलाकर के हमने आपको कहा जो सीमांत आवश्यकता क्या है, सीमित आवश्यकता सीमित हो जाती है। मतलब गवर्नमेंट, बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है 100 करोड़ की, और बैंक ये चाह रही है कि उसे 70 करोड़ रुपया मिल जाए, पर उसे 70 करोड़ रुपया नहीं, उसको 100 करोड़ मिल जाए, पर उसको 100 करोड़ नहीं मिलती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको डिसाइड कर देता है, उसे 70 करोड़ रुपया ही मिलता है। इसका इफेक्ट क्या होगा कि बाजार में मांग बहुत ज़्यादा है, पैसों की मांग ज़्यादा है, पर ऋण की उपलब्धता में क्या हो गई? कमी हो गई, मात्रा का निर्धारण हो गया, इसको सीमांत आवश्यकता कहते हैं। इसके रिजल्टेंट क्या होगा? मांग में कमी होगी, कि तब वस्तु की कीमत में कमी आ जाएगी और महंगाई कम हो जाएगी। और हमारा मेन टारगेट क्या है? महंगाई को कम करना। पर ये क्या है? ये टारगेटेड है, ये पूरे बाजार में इफेक्ट नहीं कर सकता। ये पर्टिकुलर टारगेट, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, बैंक पे टारगेट किया, तो इसका इफेक्ट केवल उस बैंक से के द्वारा जो लोग जुड़े हैं उस प्रक्रिया में ही होगा, पूरे बाजार तंत्र पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये लक्षित, ये टारगेटेड उपाय है। ये क्या है? लक्षित या फिर लक्षित उपाय, इसको टारगेटेड रेमेडी कहेंगे। अब बात करते हैं डाउन पेमेंट की। डाउन पेमेंट क्या होता है? आप जब गाड़ी उड़ी लेने जाते होंगे, सामान, कोई भी चीज़, तो आपको एक निश्चित अमाउंट पे पैसा जो होता है, इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डाउन पेमेंट क्या होता है? देखिए, डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट में क्या होता है कि जब आपको एक कोई भी सामान लेना है, तो सामान लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कुछ निश्चित अमाउंट आपको देना पड़ता है, तभी आपकी सामान की सप्लाई हो जाएगी। जब आप डाउन पेमेंट को डिसाइड कर देंगे, तो फिर क्या होगा? तब मांग में क्या हो जाएगी? उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और जब मांग में कमी हो जाएगी, तो फिर कीमत में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और फाइनली क्या होगा? महंगाई क्या होगा? वो आपका कम हो जाएगा। तो ये टोटल आपका ये हुआ सीमांत आवश्यकता। उसके बाद डाउन पेमेंट, उसके बाद होता है उपभोक्ता साख नियंत्रण। ठीक है, इसे कहते हैं, क्या कहेंगे इसे? कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, उपभोक्ता साख नियंत्रण। दूसरा चीज आता है उपभोक्ता साख नियंत्रण। उपभोक्ता साख नियंत्रण में क्या होता है? उपभोक्ता साख नियंत्रण को क्या कहेंगे? कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, देखिए इसमें क्या होता है कि बैंक से आरबीआई ये कहती है कि आप उन्हीं कंज्यूमर्स को, उन्हीं उपभोक्ताओं को आप पेमेंट दीजिए, उन्हीं उपभोक्ताओं को आप ऋण दीजिए जिनसे क्या है? वसूली की उम्मीद है,
जिनसे आप वसूली रिटर्न की चांस ज़्यादा है, रिटर्न की उम्मीद है। नहीं तो आपका क्या हो सकता है, आपका अमाउंट कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ऋण उसी को दीजिए, डेब्ट उसी को कीजिए जिससे कि आपको रिटर्न मिल सके। ठीक है, इस हिसाब से भी हम कंट्रोल करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन में ये होता है कि जो ऋण की उपलब्धता हो रही है बैंक के पास, ठीक, उसके लिए आरबीआई बैंकों को काफ़ी शर्तें लागू कर देता है। ठीक, समझिएगा। तीसरा स्टेप डाउन पेमेंट हो गया, उपभोक्ता साख नियंत्रण हो गया। ठीक, इसको मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइए, जब समग्र रूप से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ क्या है, सीधी कार्रवाई। सीधी कार्रवाई में क्या होता है, सीधी कार्रवाई मतलब डायरेक्ट एक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करता है कि आरबीआई बैंकों को ऋण की जो शर्तें हैं, ऋण की उपलब्धता में कमी कर देता है, ऋण की उपलब्धता में को मना कर देता है। इसको क्या करेगा, ऋण की उपलब्धता को मना कर देता है। कैसे, और जो शर्तें हैं, जो नियम हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, उनको और स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, उनको और बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि फाइनली मनी की सप्लाई जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब ऋण की उपलब्धता कम होगी तो तरलता में कमी आएगी। जब आपका ऋण की उपलब्धता आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, तो क्या होगा, फाइनली तरलता में कमी आ जाएगी। और जब तरलता में कमी आएगी, लिक्विडिटी में कमी आएगी, तो फिर क्या होगा, लोगों के पास धन कम होगा, फिर मनोबल कम होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा कि लोगों के पास धन में क्या होगी, कमी होगी, और फिर लोगों का मनोबल क्या होगा, कम होगा, और फाइनली मांग कम होगा, एंड देन कीमत अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस हिसाब से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गुणात्मक साख प्रबंधन के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि ये सब क्यों किया जा रहा है, एक चीज़ हमने आपको पहले क्या बताया था, एक बताया था सीमांत आवश्यकता, सीमांत आवश्यकता एक था, ठीक, दूसरा डाउन पेमेंट, ये 2 था, तीसरा क्या था, तीसरा था उपभोक्ता साख नियंत्रण, उपभोक्ता साख नियंत्रण, और चौथा क्या था, चौथा आपका सीधी कार्रवाई। इस हिसाब से ये गुणात्मक प्रबंधन थे, टारगेटेड थे। ये जिन जिन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा था उन्हीं के द्वारा ही महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा था। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य एम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य एम यही है कि महंगाई को कंट्रोल करना। ठीक, आरबीआई का मुख्य एम क्या है, आरबीआई का मेन एम या वर्क आप देख लेंगे तो वो क्या है, वो यही है कि एक तो कीमत में स्थिरता हो, कीमत में स्थिरता हो, ठीक, कीमत में स्थिरता हो, और साथ ही साथ क्या हो कि आमदनी भी बढ़े, आमदनी बढ़े। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इससे क्या होगा, जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। जीवन में क्या होगा, गुणात्मक परिवर्तन, जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आएगा, और इसी से क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। ठीक, इसी से फाइनली क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। समझ में आया। आरबीआई का मुख्य एम क्या है भाई, कीमत में स्थिरता रहे, ठीक, आपकी आमदनी बढ़ती रहे, और जब आमदनी बढ़ेगी, कीमत स्थिर है, तो जो पैसा एक्स्ट्रा है वो लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में यूज होगा, और फाइनली आर्थिक विकास होगा। तो ये यहाँ तक आज हमने बात कर ली आरबीआई के द्वारा।
अब क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 देखे होंगे आप 2007-8 से ट्रेजरी बिल काफ़ी जारी किया। ठीक, क्यों किया? विदेशी धन को एब्जॉर्व करने के लिए 2007-8 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जैसे जैसे बताते जाएं इसको आप नोट करते जाइएगा स्पष्ट रूप से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2007-8 से क्या किया कि ट्रेजरी बिल को बहुत ज़्यादा जारी किया। ट्रेजरी बिल को काफ़ी जारी किया गया। क्यों जारी किया गया ट्रेजरी बिल? ट्रेजरी बिल इसलिए जारी किया गया जो विदेशी धन है, विदेशी धन को, हाँ ये देखिए ये सही है, ट्रेजरी बिल, ये ट्रेजरी बिल जारी किया गया। और ट्रेजरी बिल बहुत ज़्यादा अमाउंट में जारी किया गया। क्यों? जो विदेशी धन था उस विदेशी धन को एब्जॉर्ब करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए ये जारी किया गया सन 2007-8 से। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इससे तरलता क्या हुई? तरलता काफ़ी हद तक काफ़ी एब्जॉर्ब हुई। ठीक, अब हम यहाँ से अब बात करते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। क्वालिटेटिव प्रबंधन के बारे में बात कर लिया। कुछ 4 टाइप के क्वालिटेटिव प्रबंधन थे, वो टारगेटेड होते थे। जिस चीज़ों पे टारगेट किए जाते थे उन चीज़ों के द्वारा, पूरे बाजार पे नहीं, उन चीज़ों के द्वारा महंगाई में कमी आती थी, महंगाई को कंट्रोल किया जाता था। आरबीआई का मुख्य लक्ष्य यही था कि मुद्रास्फीति, महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, और जैसा कि मैं बताया कि धन बहुत ज़्यादा अगर मार्केट में आ जा रहा है तो वो भी महंगाई को बढ़ा सकता है। तो आरबीआई 2007-8 से ट्रेजरी बिल को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जारी करना शुरू कर दी। उसके पीछे मोटिव उसका क्या था कि जो विदेशी धन है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके, उसको एडजस्ट किया जा सके। ठीक, अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद। अब बैंक, वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि बैंकों का विलय हो रहा है, अधिग्रहण हो रहा है समय समय पे, और नए बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक भी स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिशा निर्देश जारी कर रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में, कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या समझते हैं आप? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, देखिए राष्ट्रीयकरण का मायने क्या है? राष्ट्रीयकरण का मायने यह है कि निजी मालिकों को हटा दिया जाए, सरकार मालिक बन जाए, तो इसे हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। मतलब इसमें हुआ क्या कि जो निजी मालिकाना थे उनको कंपनसेशन दे दिया गया। कि पहली चीज़ इसमें यह था कि जो निजी मालिक थे उनको क्या कर दिया गया? उनको हटा दिया गया। उनको गवर्नमेंट ने क्या किया दिया? कंपनसेशन दे दिया। ठीक, और सरकार क्या हो गई? सरकार अब मालिक बन गई। तो यहाँ पे निजी मालिक को हटा दिया गया, जो निजी मालिक थे उनको कंपनसेशन दिया गया, उनके शेयर्स लौटा दिए गए और सरकार यहाँ पे मालिक बन गई। फर्स्ट ऑफ ऑल राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। फर्स्ट 1 जनवरी 1949 को किसका हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। सेकंड कब हुआ? 1955 को। किसका हुआ? एसबीआई का हुआ। ठीक, थर्ड फिर हुआ 1969 में। कितने बैंकों का हुआ 1969 में? और उनकी पूंजी कितनी थी? तो 1969 में हुआ 14 बैंकों का, और उनकी पूंजी कितनी थी? 14 बैंक का, और उनकी पूंजी कितनी थी? उनकी पूंजी थी 50 करोड़ रुपए। देन फोर्थ 1980 में हुआ 6 बैंकों का, और उनकी पूंजी कितनी थी? 200 करोड़, ये उनकी पूंजी थी। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ आया कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, नेशनलाइजेशन हुआ है, उसकी हिस्ट्री कि ये पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ था 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। 1955 में एसबीआई बना, जो कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मिला करके बना था। 1969 में फिर जो बैंक जिनकी की पूंजी 50 करोड़ थी उनको नेशनलाइज किया गया, और 1980 में फिर 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। इस हिसाब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण की ये क्रोनोलॉजी है।
इसके पीछे रीज़न क्या था कि राष्ट्रीयकरण करने की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि बैंकों को निजी मालिक से हटा के उनको नेशनलाइज किया जाए। इसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद क्या हुआ कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हुई थी, अवसंरचना में कमी थी। इसके पीछे अगर कारण देखिए कि क्या ये ऐसा हुआ, तो इसके लिए कारण क्या थे? तो कारण ये थे, एक तो भाई देखिए कि बेरोजगारी बहुत थी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। ठीक, दूसरी चीज़ कि यहाँ पे अवसंरचना की कमी थी। अवसंरचना मतलब क्या? अवसंरचना की कमी मतलब जैसे रेल है, सड़क है, बंदरगाह है, लॉजिस्टिक है, ये सभी चीज़ों की क्या थी? बहुत ज़्यादा कमी थी। फिर दूसरी बात यहाँ पे ये हुआ, एक भारत जो है उस समय देश समस्याओं से घिरा हुआ था, काफ़ी आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ था और देश में धन की जो है बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता थी। तो इसके लिए एक दूसरी चीज़ एक कर सकते हैं कि धन की आवश्यकता ये भी था कि भाई जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, हैवी इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी में क्या है? धन की आवश्यकता है। 1950 से 1970 के दौरान धोखाधड़ी काफ़ी बैंकों में बढ़ी, है ना। क्या हुआ कि जो 1950 से 1970 के समय क्या हुआ कि धोखाधड़ी बैंकों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई, धोखाधड़ी काफ़ी बढ़ी। ये कैसे बढ़ी? देखिए क्या था कि जब बैंक निजी क्षेत्र का बैंक था, ठीक, तो निजी क्षेत्र के बैंक के होने के कारण क्या था कि अगर बैंक मालिक क्या है, वो अगर निजी व्यक्ति है, ठीक, तो उसमें क्या था कि अगर उसके रिलेटिव को पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या करते थे, यहाँ जो बोर्ड ऑफ गवर्नर थे, बोर्ड ऑफ गवर्नर बैंक के, वो लोग कहते थे कि भाई ये तो हमारा ही पैसा है, और फिर ये क्या करते थे कि अपने रिलेटिव को अपने काम के लिए पैसा दे देते थे। अब मान लीजिए ये रिलेटिव बैंक का पैसा न लौटाए तो फाइनली लॉस किसका हो रहा था? अगर इसका लॉस आप देखेंगे तो लॉस किसका है? लॉस किसका है? आम जनता का है, आम जनता का लॉस हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं स्ट्रक्चर में। तो इसलिए आम नागरिक का फाइनली लॉस हो रहा था। तो इसके लिए, इस धोखाधड़ी से बचाने के लिए ये राष्ट्रीयकरण करने के लिए ज़रूरत उत्पन्न हुई। ठीक, और एक और रीज़न था, बैंक सबसे ज़्यादा कहाँ था? बैंक अर्बन एरिया में ज़्यादा थे, ग्रामीण एरिया में कम थे। एक और रीज़न था, क्या था कि अर्बन एरिया में तो बैंक ज़्यादा थे, ठीक, पर रूरल एरिया में कम थे। तो इस कारण से, क्योंकि बैंक का मेन मोटिव क्या था? प्रॉफिट कमाना। उनको लगता था कि अर्बन एरिया में हम अगर ब्रांचेज खोलेंगे तो वहाँ तो प्रॉफिट होगा, बट रूरल एरिया में ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं होगा। और लोगों का जो मनोबल क्या था वो काफ़ी कम हुआ, और यहाँ पे वित्तीय समावेशन भी नहीं था। जब रूरल एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं और वहाँ पे अगर बैंक नहीं है तो क्या आपका वित्तीय समावेशन हुआ? नहीं। वित्तीय समावेशन मतलब सब तक बैंक की पहुँच, सबका खाता क्या बैंक में था? वित्तीय समावेशन नहीं हुआ। तो ये सभी तथ्य, ये सभी रीजन थे जो कि राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए ज़रूरी थे। पहली बात, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, धन की कमी थी, धन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी, अवसंरचना का विकास नहीं था, वित्तीय समावेशन नहीं था, रूरल एरिया में बैंक की पहुंच नहीं थी, और धोखाधड़ी बढ़ने के चांसेस बढ़ गए थे। इसलिए 1950 से 1970 की ईरा में ये हुआ। इसलिए 1969 से बैंकों का राष्ट्रीयकरण बृहद स्तर पे करना शुरू किया गया। ठीक, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि 800% और आपका डिपॉजिट बढ़ गया। रिजल्ट तो ये तो इसका कारण हो गया। अगर इसका रिजल्ट देखिए तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि 800% आपका डिपॉजिट बढ़ गया, ठीक, और 1100% क्या बढ़ गया? जो ऋण लेने के लिए मांग जो है वो बढ़ गई। इस हिसाब से, और ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार हुआ ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक,
इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एकदम एग्जैक्ट चीज़ बताई गई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब क्या है? निजी मालिक को हटाकर सरकार मालिक हो गई। पहला 1949, 1955, 1969 और 1980 में हुआ। इसके पीछे रीजन क्या थे? एक तो ये बेरोजगारी, दूसरा अवसंरचना कमी, तीसरा धन की आवश्यकता, चौथा वित्तीय समावेशन न होना, पाँचवां अर्बन रूरल एरिया में बैंक की ब्रांचेस कम, छठवां यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और आम जनता का लॉस था। फाइनली इसका रिजल्टेंट क्या हुआ? डिपॉजिट बढ़ी, ऋण लेने की संख्या बढ़ी जनता का, और फाइनली बैंकिंग का इंक्लूजन हुआ और ग्रामीण एरिया तक में बैंक का विस्तार हुआ। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ पे हम बात करेंगे अब ये जो बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया, उसके बाद बैंकों का विलय किया। विलय और अधिग्रहण करने की ज़रूरत क्यों उत्पन्न हुई? बैंकों को विलय करने की या अधिग्रहण करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब हमें मजबूत बैंक की ज़रूरत थी, न कि बड़े बैंक की। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्द को, मजबूत बैंक। मजबूत बैंक मतलब वो जिनकी साख हो, जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जिनकी क्रेडिट ज़्यादा हो, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हुए एलपीजी के बाद विदेशी धन, जो देश में पैसों की आवक बढ़ी है, उसका आम जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंच सके और विदेशी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें, इसके लिए वो सक्षम हो। ठीक, तो बैंकों का जो विलय है एवं अधिग्रहण, ये हमारा नेक्स्ट मुद्दा रहेगा। बैंकों का विलय एवं अधिग्रहण। बैंकों का विलय एवं अधिग्रहण ये क्या है? देखिए क्या है कि नरसिम्हा समिति 2 की जो गाइडलाइन थी वो बैंकों के विलय और अधिग्रहण के लिए थी और आरबीआई ने 2011 में इसी को मापदंड मानते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। ठीक है, तो आरबीआई की गाइडलाइन क्या थी? नरसिम्हन समिति 2, हमने आपको बताया था। नरसिम्हन समिति 1 क्यों थी? नरसिम्हन समिति 1 बनी थी मुख्यतः कार्यकुशलता दक्षता बनाने के लिए। नरसिम्हन समिति 2 क्यों बनी थी? रुपए की परिवर्तनीयता और रुपए को और बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने के लिए, बैंकों के विलय और अधिग्रहण के लिए। ठीक, और उन्होंने ये भी कहा था कि अब धीरे धीरे राष्ट्रीयकरण से हटिए, मतलब बैंकों में से सरकार अपना पैसा ले, शेयर ले और धीरे धीरे उनको फ्रीडम दे। डबल कंट्रोल किसका? आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल से उनको हटा करके उनको फ्री दे। तो नरसिम्हन समिति 2 जो है उसने क्या किया कि बैंकों के विलय और अधिग्रहण के लिए दिशा निर्देश दिया। ठीक, और आरबीआई ने 2011 में इसी को रूल मानते हुए कुछ डायरेक्शन दिए, दिशा निर्देश दिए बैंकों के विलय और अधिग्रहण के लिए। क्या थे वो दिशा निर्देश? देखिए, अगर कोई बैंक विलय होना चाहता है तो ऐसे तो हो नहीं सकता, उसमें वहाँ पे निदेशक मंडल होते हैं, उस बैंक के काफ़ी शेयर होल्डर होते हैं, तो उनकी भी सहमति लेनी पड़ेगी। आरबीआई ने ये कहा कि अगर ये दिशा निर्देश 2011 में जारी किया कि अगर कोई बैंकों का विलय चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे 2 चीज़ करनी पड़ेगी। पहली चीज़, फर्स्ट ये कि जो 2/3 जो निदेशक मंडल हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनके 2/3 लोग सहमत हों। 2/3 निदेशक मंडल क्या हो? सहमति दें, एक चीज़। दूसरी चीज़, इसके बाद ये हो गया तो आप ऐसा करो, जो 2/3 शेयर होल्डर हैं सहमति दें प्रस्ताव को। अब इस प्रस्ताव को अब 2/3 जो शेयर होल्डर हैं वो सहमति दें।
ठीक। और जब ये भी सहमति दे देंगे तब अब मान लीजिए एक कंडीशन होती है कि अगर कोई शेयर होल्डर, एक कंडीशन होती है कि अगर कोई शेयर होल्डर अगर न तैयार हो तब उस शेयर होल्डर का जो निवेश है, जो धन है, वो क्या करें, उसको लौटा दें। उस शेयर होल्डर का जो पैसा है वो उसको लौटा दें, उसकी अदायगी कर दें। ये इसमें ये बात रखी गई, ठीक है। तो मतलब अगर कोई शेयर होल्डर नहीं तैयार है, अगर शेयर होल्डर नहीं तैयार है तो क्या करें कि उस शेयर होल्डर का जो शेयर है वो उसे लौटा दें, ठीक, समझिएगा। थर्ड बात यहाँ पे क्या आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप, ये जब हो जाएगा तब यहाँ पे कौन सहमति देगा? ये बैंकों का जो बैंक है वो कौन है? आरबीआई है, आरबीआई देगा। उसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद आरबीआई सहमति दे, सहमति विलय की। और फोर्थ सीसीआई, सीसीआई क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सहमति दे। इतने लोग मिल करके तब ये पूरा प्रक्रिया है, पूरा प्रोसीजर है बैंकों का विलय का, कि अगर कोई बैंक विलय चाहती है तो सबसे पहले उसका भैया निदेशक मंडल है वो सहमति दे दें, उसके बाद शेयर होल्डर सहमति दे दें, जो शेयर होल्डर नहीं तैयार है उसका शेयर उसे लौटा दीजिए, फिर आरबीआई सहमति दे दे, और उसके बाद सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये सहमति दे दे, देन उसके बाद होगा। सबसे इस तरह से 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय किया गया, ठीक। इसको मैं मिटा दूं, 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया। इसको नोट करते जाइएगा आप लोग, ठीक। 1993 में क्या किया गया? एक बैंक है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसका विलय किस में कर दिया गया? पीएनबी, पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक में। उसके बाद फिर एक समय आया 2006 का, 2006 में यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक था। 2006 में क्या किया गया? एक यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक, यहाँ मैं आपको डिटेल लिख दे रहा हूँ, यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक, जो बताते जाएं उसको आप नोट करते जाइए। यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक, उसका विलय किस में कर दिया गया? आईडीबीआई में। आईडीबीआई क्या है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, इसको आप देखते होंगे, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है। इसको डेवलपमेंट बैंक, इसको कमर्शियल बैंक घोषित कर दिया 2004 में, ये कमर्शियल बैंक में बदल गया था। 2010 में क्या हुआ कि जो बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंदौर था, ठीक है, स्टेट बैंक की कई शाखा है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर था, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर था, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला था। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर था उसका 2010 में विलय कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इसका विलय किस में? एसबीआई में, ठीक है। फिर 2016 में क्या किया गया कि जो स्टेट बैंक था, कौन सा? सौराष्ट्र, उसका विलय कर दिया गया, किस में? एसबीआई में। फिर इसके बाद क्या हुआ? 2017 का समय आया, और 2017 में इसलिए आया कि जो स्टेट बैंक था, कौन? त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर। फिर भारतीय महिला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, और ये सब को किस में विलय कर दिया गया? एसबीआई में।
इस तरह से एसबीआई क्या हो गया, विश्व में 44वां सबसे बड़ा बैंक बन करके उभर के सामने आया। ठीक है, देखिए इससे क्या हुआ, विलय से फ़ायदा क्या हुआ। एक तो बैंकों की पूंजी बढ़ी और उसके बाद क्या हुआ कि बैंक की मजबूती हुई। एनपीए की समस्या से वो इजीली अब लड़ सकते थे, उनका समाधान हुआ और भारत में बैंक की प्रतिस्पर्धा बढ़ी। ठीक, तो इसका ये जो विलय हुआ है, इस विलय का रिजल्ट क्या है, इस विलय का रिजल्ट ये है कि जो बैंक हैं उन बैंक की क्या हो रही है, कैपिटल पूंजी वो तो बढ़ रही है। ठीक है, साथ में जो एनपीए की समस्या है, एनपीए की समस्या वो भी, उसका भी सोल्यूशन हो जा रहा है। ठीक, और फिर एक चीज़ हो रही है कि बैंक क्या हो रहा है, प्रतिस्पर्धी हो रहे हैं। बैंक क्या हो रहे हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और जब बैंकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो इसका फ़ायदा क्या होगा, आम जनता का होगा। साथ में बैंकों में क्या हो रही है, मजबूती मिल रही है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं। देखिए विलय की कुछ चुनौतियां भी हैं, तो ये विलय का रिजल्टेंट है। रिजल्ट क्या हुआ कि बैंकों की पूंजी बढ़ी, एनपीए की समस्या से वो सॉल्यूशन हुआ, बैंकों में कंपटीशन बढ़ा, जो बैंकों में और बैंक मजबूत हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो मजबूत हुए और बैंक प्रतिस्पर्धी हुए। जब बैंक प्रतिस्पर्धी होंगे तो उसका फ़ायदा आम जनता को मिलेगा। तो अब तक आपने देखा कि नरसिम्हा समिति 2, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, रुपए की परिवर्तनीयता और साथ में विलय और अधिग्रहण। इस विलय अधिग्रहण के मद्देनज़र आरबीआई ने क्या किया कि 2011 में दिशा निर्देश जारी किया कि भैया कैसे कैसे तुम क्या करोगे, बैंक विलय करोगे। मतलब बैंक के निदेशक मंडल से, शेयर होल्डर से सहमति लेने के बाद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से सहमति लेने के बाद बैंक विलय होंगे। बैंक विलय होने की कुछ क्रोनोलॉजी है कि 1993 में कौन बैंक, 2006 में, 2010, 2016, 2017 में बैंक विलय हुए और फाइनली इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो एसबीआई है वो विश्व में 44वां सबसे बड़ा बैंक बन करके उभर के सामने आया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट आपके सामने, बैंक की पूंजी की समस्या, एनपीए की समस्या, ये सब कम हुई। देखिए इसमें कुछ इस बैंक के विलय से अच्छा भी हुआ है, हर चीज़ का कुछ पॉजिटिव भी होता है और हर चीज़ का कुछ निगेटिव भी होता है। यहाँ निगेटिव क्या हुआ, देखिए यहाँ निगेटिव यह हुआ कि जो शाखाएं, जो ब्रांचेज देखे होंगे जो कि उतनी ज़्यादा वर्कफुल नहीं थी, उन शाखाओं को क्लोज किया गया। तो उन शाखाओं को क्लोज किया गया तो वहाँ से कर्मचारियों की क्या कर दी गई, छटनी कर दी गई, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि विलय करके पूंजी बढ़ाना ही है, आप टेक्नोलॉजिकल अगर इनोवेशन जब तक नहीं देंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, दो अलग अलग बैंक है, दोनों का कल्चर अलग अलग है और दोनों का कल्चर अलग है, उनकी ट्रेनिंग अलग अलग है, तो फिर वो भी एक मुश्किलात पैदा करते हैं, तो उनको भी हमें ये ट्रेनिंग करना है। दूसरी बात है कि जो पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन नहीं किया गया। ठीक, तो ये कुछ कमी है। अगर हम आपको लिखने को कह दें कि इनमें चुनौती क्या है, भाई तुमने कर दिया, इसका फ़ायदा, पर इसकी फ़ायदा क्या है, देखिए भाई जो अलग अलग बैंक के आप गए तो उसमें कल्चर, उनके कल्चर में डिफरेंस है और दूसरी बात क्या है कि उनकी टेक्नोलॉजी में कुछ अंतर है। तो उसके कारण क्या है कि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण देना है। दूसरी चीज़, ये एक चीज़ हो गई, पहली चुनौती। दूसरी चुनौती ये है कि जो शाखाएं हैं वो शाखा अगर आपने बंद किया तो फिर जो कर्मचारी हैं वो उनकी क्या करनी पड़ेगी, आपको छटनी करनी पड़ेगी, उनको निकालना पड़ेगा। ये आपकी दूसरी चुनौती है। तीसरी चुनौती क्या है, तीसरी चुनौती यहाँ पे ये है कि जो पूंजी पर्याप्तता का अनुमान नहीं लगाया गया, उनका मूल्यांकन नहीं किया गया। पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन नहीं किया गया। तो ये क्या थी, बैंकों के विलय एवं अधिग्रहण से रिलेटेड कुछ बातें थी कि कैसे किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये किया गया और उसके बाद आरबीआई ने इसके लिए क्या दिशा निर्देश जारी किया।
फिर उसके बाद कैसे कैसे बैंक विलय हुए, बैंक विलय होने से हमारा फ़ायदा क्या हुआ, और बैंक विलय होने से हमारे पास चुनौतियाँ क्या डेवलप हुई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ये जो बैंकों का विलय किया गया है, ये क्यों किया गया है। भाई पूंजी की बात आ रही है, बार बार हम किसकी बात करें, पूंजी। पूंजी बहुत ही सही होनी चाहिए। तो इसमें आप सुनते होंगे बेसल मानक क्या होते हैं, इनके बारे में आपने कभी पढ़ा कि बेसल मानक क्या है। बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, ये समय समय पे आप लोग देखते होंगे। ये क्या होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, ये पूंजी संपत्ति है, ये क्या होती है। ठीक है, बेसल मानक क्या है कि बेसल एक स्विट्जरलैंड का एक नगर है। अब यहाँ पे हम आते हैं तो पहले हम आपको बताते हैं बेसल के बारे में। बेसल स्विट्जरलैंड में एक शहर है और वहाँ पे बैंकों के बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है ना, ये एक इस नाम से ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के नाम से एक ऑफिस है। उसका प्रतिनिधि कार्यालय भी है हांगकांग और मैक्सिको में। वहाँ पे बैंकों से रिलेटेड जो बैंकिंग नियम हैं उनको बनाया जाता है। तो बात कर रहे हैं हम बेसल की। इसके बाद हम बेसल 1, 2, 3 इसके नियम के बारे में बात करेंगे। तो पहले बेसल समझिए, बेसल क्या है। बेसल क्या है, देखिए बेसल क्या है कि ये एक स्विट्जरलैंड का नगर है और यहाँ पे ऑफिस है किसका, कौन सा ऑफिस है, ये ऑफिस है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का ऑफिस है। ठीक, ये क्या होता है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का ऑफिस, ये क्या होता है, ये वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए और साथ ही साथ बैंकिंग के नियम को मानक को तय करने के लिए, और सेंट्रल बैंक जो सेंट्रल बैंक है उनमें एक मतलब कम्युनिटी के लिए ये चीज़ यहाँ पे ये नियम डिसाइड करता है। एक तो इसका टारगेट क्या है, टारगेट जान जाइए, एम जानिए या फिर इसका वर्क जानिए। वर्क क्या है, ये है कि भैया वित्तीय स्थिरता वर्ल्ड लेवल पे बनाए रखना है। वित्तीय स्थिरता कि भाई जोखिमपूर्ण संपत्ति का इतना सृजन ना हो, एनपीए से बैंक लॉस में ना जाए, बैंकिंग नियमों के लिए मानक बना रहे। बैंकिंग नियम के लिए मानक, बैंकिंग नियम के लिए मानक तय करता है, वित्तीय स्थिरता के लिए मानक तय करता है। साथ ही साथ ये सेंट्रल बैंक में आपस में सहयोग की बात करता है। सेंट्रल जो बैंक हैं, हर देश के बैंक हैं, सेंट्रल बैंक है, जैसे अपने यहाँ कौन है, आरबीआई, तो सेंट्रल बैंक में सहयोग की बात करता है। ठीक, 17 मई 1930 को यह स्थापित हुआ था और पूरे विश्व में सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के लिए एक जो इकाई है वो ये है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 17 मई 1930। ये पूरे विश्व में अगर आप देखिएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पुराना क्या है, एक ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है। ठीक है, एक सबसे पुराना आप कहेंगे वित्तीय संगठन कहिए इसको, क्योंकि इसका काम क्या है, वित्तीय नियमों को बनाना है, तो वित्तीय संगठन इसे कर देंगे। ठीक है, इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैं 2 जगह, कहाँ पे हैं, हांगकांग और मैक्सिको। प्रतिनिधि कार्यालय 2 जगह हैं, कहाँ, एक है हांगकांग और एक कहाँ पे है, एक है मैक्सिको में। ठीक, 2 जगह इनका प्रतिनिधि कार्यालय है। इनका जो समझौतों का सेट होता है, जो नियम होता है, जो कि फिर सेंट्रल बैंक के थ्रू डिफरेंट जितने भी कंट्री हैं उनके भी बैंक इस रूल्स को फॉलो करते हैं। उस समझौते के नियम को या समझौते के सेट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, तो एक है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सेटलमेंट या बैंकिंग सुपरविजन कहते हैं। तो यहाँ पे जो समझौतों का जो इनका सेट है, समझौतों का या फिर नियम का
सेट क्या कहलाता है? बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ये है। ठीक, यहीं पे इससे क्या होता है कि बैंकों को यहाँ पे मेन फोकस क्या है? बैंकों के जोखिम पे फोकस रखा जाता है। इनका जो मेन फोकस है वो किस पे होता है? वो फोकस होता है बैंकों के जोखिम पे। जो रिस्क है, रिस्क एसेट है जो कि बाद में NPA का जनरेशन कर देते हैं। ठीक, उन पे इसका मेन फोकस होता है। ठीक, और इन्हीं वित्तीय प्रणाली के लिए जो समझौता बनाएगा, ये जो समझौते बनते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं बेसल समझौता। यही जो फाइनली आप देखेंगे, आप हमेशा अखबारों में, एडिटोरियल में ये आप सुनते होंगे बेसल मानक 1, बेसल मानक 2, बेसल मानक 3, 3 मानक तक आ चुका है। और वो सब मानक का मेन फोकस है कि जो भैया बैंक आप नीचे जा रहे हैं, उससे आम जनता का पैसा लॉस हो रहा है, जिससे कि वित्तीय संस्थाएं संकट में घिर रही हैं, उनसे निकलना है। उससे क्या है? रिस्क से बचना है। तो रिस्क से बचने के लिए उनके पास कुछ कैपिटल होना चाहिए। वो कैपिटल किस हिसाब से डिसाइड करेगा? वर्तमान में उससे कहा गया है कि जितने भी आपकी जोखिमपूर्ण संपत्ति है, उसका कम से कम 8% आपके पास न्यूनतम पूंजी आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, ये है ये। तो इससे क्या है कि बैंक बच जाएंगे, कल को कोई अगर घटना हो तो उससे बैंक बच जाए। तो ये बेसल के बारे में बताया। बेसल क्या है? स्विट्जरलैंड का एक नगर है जो इसका ऑफिस है। ऑफिस उसको कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। इनका मुख्य टारगेट, मुख्य एम, मुख्य वर्क, मुख्य फोकस यही है कि हम वित्तीय स्थिरता बैंकिंग बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए बैंकिंग नियम बनाएंगे। और ये बैंकिंग नियम जो होते हैं ये सेंट्रल बैंक बनेंगे, तो इससे सेंट्रल बैंक जो विश्व के हैं वो आपस में सहयोग करेंगे। ये जो नियम बनेंगे वो क्या है? नियमों का सेट को हम BCBS कहते हैं, बेसल कमेटी ऑन द बैंकिंग सुपरविजन। और इनका फोकस किस पे होता है? बैंकों के जोखिम संपत्ति पे होता है। 17 मई 1930 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पुराना वित्तीय संगठन ये बेसल है। और बेसल में स्थित ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है। और इसका प्रतिनिधि कार्यालय 2 जगह और है, एक तो हांगकांग, दूसरा मैक्सिको। और यहाँ से जो समझौते बनने शुरू हुए, इन समझौतों को हम क्या कहते हैं? बेसल समझौता कहते हैं। ठीक, तो आज हमने आपको यहाँ एक और चीज़, यहाँ पे पूरे विश्व के GDP का करीब अगर आप आकलन लगाइए तो 95% इसमें इन्वॉल्व है। इसमें अगर देखा जाए तो देश है, तो विश्व का 95% आपको GDP यहाँ पे आपको मिलेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि विश्व के 60 सदस्य जो हैं, इसमें डेवलप्ड कंट्री हैं, है ना, यूरोपियन कंट्री हैं, जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं वो सब हैं। तो विश्व के जो 60 देश हैं, वो 60 देश इसके क्या हैं? सदस्य हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक हमने आज बात की। अब हम कल आपसे बात करेंगे बेसल मानक 1, बेसल मानक 2, बेसल मानक 3 पे। और इन बेसल मानक के आधार पे कैसे फिर हम सारफेसी एक्ट की बात करेंगे। और फिर उसके बाद आपको सहकारी ग्रामीण बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या क्या गुणात्मक टूल्स अपनाए हैं महंगाई के लिए, और राष्ट्रीयकरण के लिए क्या चुनौतियां थी, उनके रिजल्ट क्या हुए। ठीक, उसके बाद फिर हमने पढ़ा बैंकों का विलय, नरसिंघम समिति के हिसाब से RBI ने क्या क्या गाइडलाइन बनाई है, कौन कौन बैंकों का विलय हुआ, कौन कौन बैंकों का अधिग्रहण हुआ। और फिर बेसल मानक के आधार पे, ठीक, बेसल मानक को ही पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं हम बैंकों का विलय कर रहे हैं कि बैंकों की पूंजी बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़े बैंक, मजबूत बैंक बन करके उभर के आए। ओके, धन्यवाद। कल के लेक्चर में हम आगे चर्चा करेंगे बेसल मानक और सारफेसी एक्ट के बारे में। धन्यवाद।